नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो जीके का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके से आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि जीके का वेटेज ज़्यादा है और साथ ही साथ इंग्लिश का भी वेटेज 50 मार्क्स का ही होगा और 25 नंबर आपके रीजनिंग के और 25 नंबर मैथ के होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पिछले वर्षों में पूछे गए जीके के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न यहाँ पर दोहराए जा सकते हैं या कि उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए पिछले जो साल के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्न अभी कर रहे हैं। आज यह है जो दूसरी क्लास है पिछले वर्षों के प्रश्न के लिए, और इसके बाद हम कुछ और क्लासेस करेंगे। उसके बाद हम आपको डिटेल में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में क्रमबद्ध है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की 7वीं सूची है, ठीक है, कुल कितनी सूचियां हैं। पहली बात तो ये, अभी कुल 12 अनुसूचियां हैं और इसमें 7वीं अनुसूची में कुछ केंद्र, राज्य और संघ या समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, केंद्र को संघ सूची भी कहते हैं, और राज्य सूची, इसमें कुछ विषय दिए गए हैं या क्षेत्र दिए गए हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे केंद्रीय सूची में या संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची में केवल राज्य सूची को कानून बनाने का अधिकार होता है। उसी तरह समवर्ती सूची में संघ और केंद्र यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को ही यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार होता है समवर्ती सूची में। लेकिन यदि विषय समान हो, यानी कि एक ही क्षेत्र के दोनों राज्य और केंद्र दोनों ही लोग कानून बना रहे हों, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आप जानते हैं कि यह किसका है, केंद्र सरकार का है। और यह जो जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विनिमय होते हैं, पैसों के लेन देन संबंधित पूरे राज्यों में या पूरे देश में है, वो किसका प्रभुत्व है, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो यह किसके होगा, या ये होगा संघ सूची यानी कि केंद्रीय सूची में। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार कौन सी गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी को भूमि कहा जाता था। ठीक है, आपका यहाँ पर जो उत्तर है वेलन वगाई है। यह जो भूमि है वेलन वगाई, यह गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को कहा जाता था। और जो चोल काल था, तो चोल काल में 4 तरह की भूमियों का उल्लेख किया गया है। जो पहला है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय भूमि होती थी वो ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। दूसरी है वेलन वगाई भूमि। वेलन वगाई भूमि गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि होती थी। तीसरी है शाला भोग। यह स्कूल के रख रखाव, यहाँ की शाला है तो स्कूल के रख रखाव की भूमि को संदर्भित करता है। और पल्ली पंचम या देवदान है। इस प्रकार की भूमि जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। यह 4 प्रकार की भूमि है जो चोल काल से संबंधित है या चोल काल के अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, शेर खान को किसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने को मजबूर किया था। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह और बहादुर शाह प्रथम। तो जो शेर खान था उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। और हुमायूं पराजित होने के बाद शेर खान से ईरान चला गया था। इसकी व्याख्या अगर देखें तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी और कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। ये जो शेर शाह था या शेर खान था, यह दोनों ही लड़ाइयाँ शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुई थी और इन दोनों ही लड़ाइयों में हुमायूं की पराजय हुई थी और उसे ईरान भागना पड़ा था। तो यहाँ पर जो मैं व्याख्या दे रहा हूँ वहाँ पर आपके कई और 2-4 प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो आपके और भी तैयार होते जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि चौसा की लड़ाई कब हुई, तो 1539 में। कन्नौज की लड़ाई कब हुई, 1540 में। या चौसा की लड़ाई किसके बीच हुई, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई। उसी तरह से पूछ सकता है कि चौसा के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई या किसकी जीत हुई, तो वहाँ पर शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई।
अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 29%, 51%, 71% या 76%? भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71% भाग जल से ढका हुआ है और शेष 29% भाग पर ही स्थल मंडल आपका है। अब इस 71% भाग में आपको जो है 71% में 96.5% महासागरों में उपस्थित है और ये जो महासागरों में है यह लवणीय कह सकते हैं या खारा जल है, जिसे आप अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं। शेष जो 3.5% जल है यह जल है नदियों में है, ग्लेशियरों में और ध्रुवों पर जो उपलब्ध है, नदी, ग्लेशियर, तालाब इनमें है। और इसमें भी आपका और जल जैसे अंटार्कटिक क्षेत्र में ये ग्लेशियरों पर जमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2.5% भाग जल ही उपयोग करने योग्य प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया या गैल्वेनाइजेशन? यहाँ पर जो क्रिस्टलीकरण है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ की व्याख्या देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन तत्वों व ऊर्जा की अवस्थाओं को समाहित करता है। भौतिक परिवर्तन में किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है यानी कि इसका मतलब ये होता है, यदि आप मान लीजिए जो आपका लोहा है एक, ठीक है, आप उस लोहे को पीट कर चाहें तो हथौड़ा बना सकते हैं या उस लोहे की प्लेट बना सकते हैं या उस लोहे का कुछ और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसका केवल आकार चेंज हुआ है। ठीक है, कोई नया परिवर्तन नहीं बना है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे आपका दूध है, ठीक है, दूध से दही का बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वस्तु के गुण धर्म परिवर्तित हो जाएं, वह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे जो आपका दूध होता है वो उसका गुणधर्म कुछ अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन जो दही का गुणधर्म है वह उसका स्वाद अलग होता है। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर जो लोहा है, तो लोहे का अगर आप लोहे को अगर आप हथौड़ा बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, तो रहेगा लोहा, यानी कि उसका जो गुणधर्म है वो नहीं बदल रहा है, वो गुणधर्म आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिस्टलीकरण है उसमें केवल भौतिक परिवर्तन आता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? जो गोल गुंबज है आपका, यह कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित है और इसे आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहा जाता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है। ठीक, गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला सम्मान है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या अशोक चक्र? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत का, वो वह पद्म विभूषण है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा है आपका पद्म भूषण। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई थी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सभी की जो स्थापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर असम में स्थित है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपका जो आंसर है वो होगा असम। कोणार्क का सूर्य मंदिर असम में स्थित है और इसे कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चाल, समय, विवरण, यहाँ पर त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण, या कि इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि कोई एक वस्तु है वह एक वृत्तीय पथ पर चल रही है। ठीक है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति क्या कहा जाएगा? ठीक है, जब वह एक समान चाल से चलेगी तब उसकी गति समान होगी तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? चाल, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है। जब आप किसी वस्तु की मांग होती है, ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग होती है तो उस वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है,
तो मूल्य में जब वृद्धि होती है तो जो आपकी उपभोक्ता की आय में क्या होता है, उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। यहाँ पर दो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए कि जब आप किसी वस्तु की मांग की वृद्धि होती है, ठीक है, आप इस तरह से समझिए इसको कि यदि आप चीज़ों को ज़्यादा कब खरीदते हैं, जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है उस टाइम पर आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। तो जब किसी वस्तु की मांग में होती है यानी कि उपभोक्ता जो आप हैं वो उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तभी वह वस्तु को खरीदेगा ज़्यादा। और इसके साथ ही साथ जो उत्पादक है उसकी आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो उत्पादक है या जो निर्माता है, जब उसकी सामान की बिक्री होगी, उसकी सामान ज़्यादा बिकेंगे तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में क्रमबद्ध है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बताइए जो जंगल है वह किस सूची में आ सकता है, राज्य में आ सकता है या कि फिर केंद्र में आ सकता है। जंगल एक तरह से आप पर्यावरण से जोड़कर देखिए, तो जब आप पर्यावरण करेंगे तो क्या अलग अलग राज्य के लिए आपका पर्यावरण नियम अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग राज्य के लिए आपके पर्यावरण नियम अलग अलग होंगे। तो इसलिए जो जंगल विषय है यह आपके केंद्रीय सूची या संघ सूची में आएगा। अगला है, भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वह है समानता का अधिकार। ठीक है, कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। अब ये जो समानता का अधिकार है उसको देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ आपके दो प्रश्न हुए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 3 में किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 12 से 35 तक में किया गया है। और अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है। जो समानता का अधिकार है वह 14 से 18 में किया गया है, लेकिन जब केवल समानता पूछे तो वह आपका अनुच्छेद 14 आता है, क्योंकि उसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे बंदी बनाकर उम्र भर के लिए कारागार में डाल दिया था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब ने अपने पिता को यानी कि शाहजहां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं शासक बन गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत से संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। 1928 में कौन सा कमीशन आया था, वह था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आने वाला था वह 1929 में आने वाला था, लेकिन इसे 1928 में ही भेजा गया। अब ये इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, लेकिन इसको पहले ही भेजा गया और इसके कुछ और भी कारण है जिससे इस कमीशन का विरोध हुआ था। आपको याद होगा लाला लाजपत राय जी ने इसके विरुद्ध ही साइमन गो बैक नारे लगाते हुए वो शहीद हो गए थे पुलिस की लाठीचार्ज से। तो यह जो कमीशन था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसकी जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के वो सर जॉन साइमन थे और इस कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये सभी ब्रिटिश की संसद के मनोनीत सदस्य थे, यानी कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक और बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था, 1905 में हुआ था। यह भी आपका बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवती घाटी को दून घाटी के नाम से कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि दून घाटी होती क्या है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में मिलने वाली संकर्ण तथा अनुदेशक घाटियों को, यानी कि संकर्ण तथा अनुदेशक मतलब क्या होती है, जो सकरी हुई यानी कि बहुत विस्तृत नहीं है, और कैसी अनुदेशक यानी कि थोड़ा ढलान युक्त घाटी को दून घाटी कहा जाता है। इनका जो विस्तार है वो निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य है और यह कहाँ देहरादून कोटली दून इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये कौन सा है, यहाँ पर किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून घाटी कहा जाता है, किसके, शिवालिक के। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक के, निम्न हिमालय और
शिवालिक श्रेणी के मध्य में। हमारा अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा वृद्धि करते हैं। यह बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका की अधिकता के कारण, यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनके शरीर में कोशिका ज़्यादा होती है इसलिए उनकी आकार में वृद्धि होती है, या कोशिका विस्फोट हो जाता है यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी कोशिकाएं बनती हैं, या कोशिका अंतः विस्फोट हो जाता है, या कोशिका विभाजन हो जाता है। तो यह जो आपका यहाँ पर उत्तर है वो कोशिका विभाजन हो जाता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका का विभाजन होता है जिसकी वजह से उनके द्वारा वृद्धि की जाती है। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? पुष्प में जो आपका नर लैंगिक अंग होता है वो पुंकेसर होता है, और स्त्री में जो मतलब पुष्प में स्त्री लैंगिक अंग जो होता है उसे स्त्री केसर बोला जाता है। तो यहाँ का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पुंकेसर। हमारा अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या क्रिस्टलीकरण। तो इसको हमने आपको ऊपर बताया था कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई नया ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए है, भौतिक परिवर्तन। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तारों में खींचकर, यदि आपका मान लीजिए कि आपका एक आपके पास धातु का गोला है और उसको आप खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं और खींच कर उसको आप तार में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये खींचना क्या होता है? तन्यता, ठीक है, यानी कि उसको आप तान कर या खींच कर उसको एक वायर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उन्हें खींच कर परिवर्तित किया जाता है, उसे बोला जाता है तन्यता। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्न हैं। मैं सोचा था स्टार्टिंग में कि 10-10 प्रश्न दूंगा, लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए मैं 20-20 प्रश्न देख के जल्दी से 4-5 क्लास में ये सारे ख़त्म करना चाहता हूँ, जिससे कि आगे के हम टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, अब हमसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।